गांव के छोर पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें सूखी मिट्टी और खुरदरी झाड़ियों के मिश्रण से बनी थीं, जिनमें दरारें इतनी थीं कि उनमें से कभी-कभी सूरज की किरणें छनकर अंदर तक पहुंच जाती थीं। छप्पर फूस का बना था और कहीं-कहीं इसकी सतह इतनी पतली हो गई थी कि उसे देखकर लगता था जैसे ये हवा की हल्की सांस में ही टूट जाएगी। इस झोपड़ी में रहती थीं पार्वती दादी, अपने बुढ़ापे की झुर्रियों और अनुभवों के साथ। 8 दशक का जीवन उसकी आंखों में पढ़ा जा सकता था। उसकी झुर्रियों में संघर्ष की लकीरें थीं, उसकी मुस्कान में सहनशीलता का प्रकाश और उसकी हर बात में अनुभव की मिठास। पार्वती का जीवन कभी आसान नहीं रहा। उसकी शादी एक साधारण किसान के बेटे से हुई थी, जिसने अपने हाथों से ये झोपड़ी बनाई। ईंट से ईंट जोड़कर मिट्टी की हर परत सावधानी से जमाई थी। वो हमेशा कहती थी, इस घर की दीवारें हमारी मेहनत और प्यार से बनी हैं। लेकिन समय की बेरहम चाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। पति की आकस्मात मौत ने उसे अकेला छोड़ दिया। 2 छोटे बेटे माधव और सोहन उसकी जिम्मेदारी बन गए। पार्वती ने खुद को भूला दिया, अपने शरीर की थकान और भूख को अनदेखा किया, बस बच्चों की परवरिश के लिए जीती रही। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम, दोपहर में मजदूरी और शाम को बच्चों की पढ़ाई। उसके हाथों में चपाती की गोलाई, बाल्टी में पानी और किताबें, तीनों का भार बराबर था। माधव और सोहन छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों में सपनों की चमक थी। जब पार्वती उन्हें स्कूल भेजती तो रास्ते में वे अक्सर उसकी ओर मुड़कर देखते, जैसे ये पूछ रहे हों, माँ क्या आप ठीक हैं? और पार्वती मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मुस्कान उसके पूरे दिन की थकान को मिटा देती थी। जब बच्चे बड़े हुए तो शहर की चकाचौंध ने उनका ध्यान खींच लिया। माधव ने एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और सोहन ने तकनीकी शिक्षा में कदम रखा। शहर में उनके लिए चमकते रास्ते, एसी कमरे, मोबाइल फोन और काम के अवसर थे। वे दिन रात मेहनत करते और पार्वती के पास केवल पत्र और कभी-कभी फोन कॉल आती। शुरुआत में पार्वती उनके शहर जाने के बाद भी हर हफ्ते पत्र का इंतजार करती, लेकिन समय के साथ पत्र कम होने लगे। फोन की घंटियां ध्वनि में बदल गईं और फिर केवल सन्नाटा। गांव वाले अक्सर कहते, पार्वती तेरे बेटे तो बड़े अफसर बन गए, क्यों नहीं तुझे शहर ले जाते? पार्वती हंसकर कहती, अरे वहां हवा नहीं लगती मुझे, मेरा मन यहीं मिट्टी में लगा है। ये केवल एक सफेद झूठ था। उसके दिल में हमेशा ये ख्याल था कि अगर वो सच कह देगी तो बेटों की नौकरी और प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठ सकता है। इस झूठ में भी उसका प्यार छिपा था, माँ की ममता, जो अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए खुद को अनदेखा करती है। झोपड़ी के चारों ओर की हवा हमेशा मिट्टी और धूल की खुशबू लिए रहती थी। बरगद के पेड़ के नीचे शाम की धूप जब झोपड़ी की दीवारों से छन कर आती तो पार्वती अक्सर बैठकर अपने पुराने जीवन की पुरानी यादों में खो जाती। वो याद करती कि कैसे उसने अपने पति के साथ मिलकर ये घर बनाया, कैसे उसने छोटे छोटे प्रयासों से बच्चों को शिक्षित किया और कैसे उसने अपने हाथों की मेहनत से सब कुछ संभाला। गांव में उसके पड़ोसी भी थे, रामू, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो अक्सर पार्वती के लिए खेत से ताज़ी सब्जियां या पानी लेकर आता। वो जानता था कि पार्वती के लिए अकेलेपन की ये जद्दोजहद कितनी कठिन है। रामू कभी कभी कहता, दादी आप क्यों इतनी अकेली रहती हैं? बच्चों को मनाना चाहिए कि वे आपके पास आएं। पार्वती मुस्कुराकर जवाब देती, रामू बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका शहर अलग है और मेरी मिट्टी का घर मेरा घर, मुझे यही चाहिए। लेकिन सच में हर बारिश के मौसम में पार्वती का दिल कांपता था। वो जानती थी कि उसकी झोपड़ी कितनी कमजोर हो चुकी है। छत की फूस कभी भी गिर सकती है, दीवारें कहीं भी दरक सकती है और टपका यानी बारिश की बूंदें उसके लिए डर का प्रतीक बन गई थीं। वो अक्सर सोचती, अगर ये टपका गिर गया तो मैं क्या करूंगी? बेटों को फोन करूंगी और वे? उसके मन में यही डर हमेशा बना रहता। फिर भी वो हिम्मत दिखाती, अपने पुराने बर्तन इधर उधर रखकर बारिश को रोकने की कोशिश करती थी। कभी कभी वो खुद भी अपने छत के नीचे बैठकर बूंदों को गिनती, जैसे कि उनके साथ कोई संवाद हो। पार्वती के दिन अक्सर पुराने दिनों की यादों में बीतते। वो याद करती कि कैसे माधव और सोहन बारिश में खेलते थे और डरकर उसकी गोद में आते थे। वो याद करती कि कैसे उन्होंने पहली बार माँ कहा। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ होते थे।
गांव में लोग उसे देखकर कहते, दादी आपकी झोपड़ी तो गिर जाएगी, आप क्यों नहीं शहर चली जाती? पार्वती हंसकर कहती, गिर जाए तो क्या, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। उसका ये साहस और धैर्य गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा था। बच्चे अक्सर उसके पास आते, उसके बालों में हाथ फेरते और कहते, दादी आप हमेशा इतनी मजबूत क्यों रहती हैं? पार्वती जवाब देती, जब आप बड़े हो जाओगे समझोगे कि मजबूती का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिल और आत्मा की भी होती है। शाम होते ही झोपड़ी के बाहर की दुनिया धीरे धीरे सन्नाटे में डूब जाती। धूप की जगह अब हल्की हल्की हवा चलती और पार्वती अपने पुराने बिस्तर पर बैठकर आग की लकड़ियां जलाती। कभी कभी वो पुराने गीत गुनगुनाती, कभी अपने पति और बच्चों के पुराने पत्र पढ़ती। इस तरह पार्वती का जीवन चलता रहा, सपनों और यादों के बीच, मिट्टी की दीवारों और बूंदों के डर के बीच। गांव वालों की हल्की फुल्की बातें, रामू की मदद और बेटों की दूरियां, सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन आषाढ़ का महीना नजदीक था। काले काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट पहले से अधिक तीव्र हो रही थी। पार्वती जानती थी कि आने वाली बारिश उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वो बैठी अपने पुराने पीतल के बर्तन और बिस्तर की व्यवस्था देखती और धीरे से कहती, हे भगवान, बस ये टपका मुझे अब डर ना दे। मेरे बुढ़ापे में ये आखिरी परीक्षा है। इस तरह पार्वती दादी की दुनिया, उसकी यादें, उसका डर और उसकी ममता धीरे धीरे अगले भाग की तैयारी कर रही थी। टपके की गड़गड़ाहट, बारिश की महाप्रलय और उसकी अकेली लड़ाई। आषाढ़ का महीना गांव पर अपनी ताकत दिखाने आया था। आसमान में घने काले बादल थे, जैसे कोई विशाल सेना तैनात हो गई हो। हवा में बिजली की गंध और मिट्टी की ताजी खुशबू ने गांव की गलियों को एक अजीब सी सिहरन दे रखी थी। पार्वती दादी अपनी झोपड़ी के भीतर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथों में पीतल का बर्तन था, जिसे उसने वर्षों पहले अपने पति के साथ खरीदा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें और दिल में वही पुराना डर, टपके की झलक थी। छत की फूस कमजोर थी, कहीं कहीं से हल्की दरारें दिख रही थी। पार्वती ने आज से कई साल पहले ही ये महसूस कर लिया था कि छत अब बारिश को रोकने में सक्षम नहीं रही। वो धीरे धीरे उठी, बर्तन इधर उधर रखकर पानी के लिए जगह बना रही थी। टप 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 टप, पहली बूंद गिरते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वो बूंदों की आवाज से अकेलेपन का सामना कर रही थी और हर बूंद उसके भीतर कहीं पुराने दर्द को झकझोर रही थी। पार्वती ने बर्तन बदल बदल कर रखे, पुराने तौलिए फर्श पर बिछाए ताकि पानी सीधे मिट्टी में न जमी। वो अपने आप से कहती, बस ये बारिश जल्दी थम जाए। आज रात तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन बारिश तेज होती गई। अब बूंदें केवल छत से नहीं गिर रही थीं, बल्कि दीवारों के दरारों से भी रिस रही थीं। पार्वती ने अपने पुराने पीतल के पतीले और लकड़ी के बर्तन इधर उधर रखा। उसकी छोटी झोपड़ी धीरे धीरे पानी में भीगने लगी। इस समय उसकी यादों में बेटे घूमने लगे। माधव और सोहन की बचपन की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं, बूंदों की तरह जो कभी गिरती कभी छिप जाती। वो याद करती कि कैसे वे बारिश में खेलते थे और डरकर उसकी गोद में आ जाते थे। वो एक हल्की मुस्कान से कहती, आज भी वही बच्चे डर रहे होते अगर ये टपका उन्हें गिरता। बारिश बढ़ती जा रही थी, बिजली कड़क रही थी और कभी कभी इतनी तेज गड़गड़ाहट होती कि झोपड़ी की फूस हिलने लगती। पार्वती ने तुरंत दीपक जलाया और अपने पुराने लाल पोश तकिया उठाया। उसने उसे बिस्तर पर रखा ताकि पानी सीधे उस पर न गिरे। तभी रामू पड़ोसी आया। उसने देखा कि पार्वती की झोपड़ी के पास मिट्टी में पानी जमा हो रहा था। वो अपने खेत से एक बड़ी लकड़ी और कुछ बर्तन लेकर आया। दादी क्या हाल है? यहाँ पानी भर रहा है और ये छत? हाँ, टपके की आवाज बहुत जोर से है, रामू ने झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रामू तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बर्तन इधर उधर रख दिए हैं, लेकिन टपके से लड़ना मुश्किल है, तुम भीग जाओगे। रामू ने गंभीर होकर कहा, दादी मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं मानता, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। रामू ने बर्तन और लकड़ियों से छत के नीचे एक अस्थायी नाला बना दिया ताकि पानी अंदर ना आए। पार्वती ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा, लेकिन दिल में यह डर था कि यह अस्थायी उपाय केवल कुछ घंटों के लिए पर्याप्त होगा। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। पार्वती ने धीरे से अपने पुराने संदूक खोला, जिसमें उसने कई वर्षों पहले अपने पोतों के लिए कपड़े रखे थे। उसने उन्हें बाहर निकाला और अपने सीने से लगा लिया। इन कपड़ों में सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि उसकी आशाएं, बेटों की यादें और उसका प्यार छिपा था। माधव, सोहन, बहुत पानी गिर रहा है बेटा, डर लग रहा है,
उसकी आवाज बारिश की गड़गड़ाहट में खो गई। रात के 2 बजे थे। झोपड़ी के भीतर ठंड और बर्फ जैसे पानी के कारण वातावरण में सिहरन थी। पार्वती ने लकड़ी की 4-5 पत्तियों को इकट्ठा किया और छोटी सी आग जलाई, जिससे उसे थोड़ी गर्मी मिली। रामू बाहर खड़ा था, बारिश में भीगकर, लेकिन वो नहीं जा रहा था। उसने देखा कि पार्वती अपने कपड़ों को कसकर पकड़कर बैठी है और बूंदों से लड़ रही है। दादी, आप सोचना मत, मैं आपके पास हूं, बस मुझे बताइए क्या चाहिए, रामू ने कहा। पार्वती ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में विश्वास और सच्चाई थी। उसने धीरे धीरे कहा, रामू, बस ये टपका, बस ये छत, बेटों को याद दिलाने के लिए नहीं, बस मुझे सुरक्षित रहने दो। रामू ने कुछ कहा, लेकिन शब्द अधूरे ही रह गए। बारिश की आवाज के बीच इंसान की मदद की शक्ति और प्रकृति की विशालता एक साथ दिखाई दे रही थी। उस रात पार्वती ने याद किया कि कैसे उसने अपने पति और बच्चों के साथ ये झोपड़ी बनाई थी। वो सोच रही थी कि अब वो अकेली इसे बचाएगी। उसका हर कदम कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बर्तन, तौलिए और लकड़ियों से हर जगह पानी को रोकने की कोशिश की। आसमान से बिजली चमक रही थी। उसकी आंखों में डर, उम्मीद और अकेलेपन की मिलीजुली भावनाएं झलक रही थीं। उसने अपने आप से कहा, भगवान, आज रात मुझे बचा लेना। मेरे बेटे शहर में हैं, पर मेरी उम्मीदें अभी भी यहीं हैं। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे उसके जीवन का प्रतीक बन गई थीं। प्रत्येक बूंद उसका डर, प्रत्येक रिश्ता पानी उसका अकेलापन और प्रत्येक आहिस्ता रेती छत उसका संघर्ष। रामू ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, दादी, ये लड़ाई आप अकेली नहीं लड़ रही हैं, मैं हूं ना। पार्वती ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में केवल धन्यवाद और एक गहरी उम्मीद थी। सुबह होते होते बारिश थोड़ी कम हुई। मिट्टी की खुशबू, भीगे खेतों की गंध और थोड़ी सी धूप ने झोपड़ी में हल्की गर्माहट ला दी। लेकिन पार्वती का दिल अभी भी डरा हुआ था। टपके का डर अभी उसके भीतर मौजूद था। वो सोच रही थी, आज रात तो बचे, लेकिन अगली रात फिर वही टपका। और इसी डर के साथ उसका जीवन अगले महाप्रलय की तैयारी कर रहा था, जहां सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि उसका अकेलापन, बीमारी और कमजोर झोंपड़ी उसकी असली परीक्षा बनने वाली थी। तीसरे दिन सुबह होते ही आसमान और भी भारी लग रहा था। काले बादलों की घटाएं इतनी गहरी थीं कि सूरज की हल्की किरण भी उनमें खो गई थी। गांव की गलियां पहले से ही पानी में डूब चुकी थीं। खेतों में कीचड़ का समुंदर फैला हुआ था। पार्वती दादी अपनी झोपड़ी के भीतर बैठी पुराने पीतल के बर्तन और कपड़ों के बीच अपने आप से लड़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखों में डर और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। आज रात तो टपका, तुम मुझे मत डराओ, वो धीरे धीरे कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज बारिश की कड़क गड़गड़ाहट में खो रही थी। छत की फूंस अब पूरी तरह कमजोर हो गई थी। पिछले दिन रामू ने कुछ बर्तन और लकड़ियों से छत की मरम्मत की थी, लेकिन ये अस्थायी उपाय केवल कुछ घंटों के लिए काम आया था। अब बारिश इतनी तेज थी कि बूंदें हर तरफ से झोपड़ी में घुस रही थीं। दीवारें मिट्टी में भीग चुकी थीं। दरारें अब इतनी बड़ी हो गई थीं कि कभी भी झोपड़ी का कोई हिस्सा ढह सकता था। पार्वती ने अपने कांपते हाथों से पुराने तौलियों और बर्तनों को व्यवस्थित किया, लेकिन उसने महसूस किया कि ये अब पर्याप्त नहीं है। हे भगवान, अब मेरी ताकत खत्म हो रही है। बस इस बुढ़ापे में, बस आज रात मुझे बचा दो। उसने अपने संदूक से बच्चों के लिए रखे पुराने कपड़े निकाले और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। हर कपड़ा उसकी आशा, प्यार और वर्षों की मेहनत का प्रतीक था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने बेटों की याद में खो गई। माधव, सोहन, बहुत पानी गिर रहा है बेटा, डर लग रहा है। माँ डर रही है, वो धीरे धीरे पुकार रही थी। लेकिन बेटों के शहर की दीवारें और उनकी व्यस्तता इतनी दूर थे कि उनकी आवाज कहीं भी नहीं पहुंच रही थी। रात के लगभग 2 बजे अचानक बिजली की एक तेज चमक ने झोपड़ी के चारों तरफ अंधेरा मिटा दिया। उसी क्षण एक जोरदार धमाका हुआ। झोपड़ी का पिछला हिस्सा ढह गया। फूस और मिट्टी की दीवारें उसके चारों ओर गिर गईं। पार्वती ठिठुरती हुई अपने आप को एक कोने में सिमट गई। उसका शरीर अब थकान और ठंड से कांप रहा था। उसने देखा कि बर्तन टूट चुके हैं, पानी चारों तरफ फैल गया है और उसका छोटा सा घर अब मलबे का ढेर बन चुका है। नहीं नहीं, अब तो वो बुदबुदाई। रामू बाहर खड़ा था, बारिश में भीगते हुए। उसने देखा कि पार्वती झोपड़ी के भीतर सिमटी हुई है। वो दौड़कर अंदर गया, लेकिन मलबे में फंसकर उसे मदद करना आसान नहीं था। दादी, मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, रामू चीखा। लेकिन पार्वती ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल अपने बच्चों के लिए चिंता और अपने जीवन के आखिरी पलों का भय था। पार्वती ने कांपते हाथों से अपने संदूक को खोला। उसमें से 2 जोड़ी कपड़े निकाले जो उसने बरसों पहले अपने पोतों के लिए सिलवाए थे। वो उन्हें कसकर अपने सीने से लगा गई। माधव, सोहन, माँ, अब शायद। उसकी आवाज धीरे धीरे रुकने लगी।
बारिश की बूंदें अब उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वो उनका एहसास भी नहीं कर रही थी। उसका शरीर ठंड और बुखार से कमजोर हो चुका था। रामू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मलबे और पानी में ये असंभव था। उसने केवल हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया, जैसे किसी को अपनी हिम्मत के सहारे जीवित रहने की दुआ दे रहा हो। पार्वती के सामने उसकी जिंदगी की पूरी फिल्म चल रही थी। पति की मुस्कान, बच्चों की हंसी, झोपड़ी का निर्माण, अपने हाथों से किए गए हर कार्य की यादें, सब कुछ उसकी आंखों में घूम रहा था। और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बारिश की आवाज में मिल गई। उसका शरीर शांत हो गया। पार्वती दादी का अंत हो गया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने देखा, झोपड़ी के चारों ओर पानी और मलबा फैला था। पार्वती दादी अब वहां नहीं थी। उसका शरीर मलबे में, बच्चों के कपड़े उसके हाथ में दबे हुए मिले। गांव वालों ने तुरंत बेटों को फोन किया। माधव ने जवाब दिया, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप लोग संस्कार कर दें, मैं पैसे भेज दूंगा। सोहन ने तो फोन ही नहीं उठाया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। कुछ लोग लकड़ियां, कुछ लोग चुपचाप काम आए। पार्वती दादी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। रामू धीरे धीरे पीछे पीछे चला। उसने देखा कि पार्वती दादी के हाथ में अभी भी वही पुराने कपड़े हैं जो उसने अपने पोतों के लिए बरसों पहले संभाले थे। ये दृश्य उसके दिल को भीतर तक हिला गया। जब पार्वती का शरीर शमशान की आग में रखा गया, तब भी आसमान से हल्की बूंदें गिर रही थीं, मानो प्रकृति खुद उस मां के दुख में रो रही हो। गांव वालों में से कुछ ने आंखें पूंछीं, लेकिन अधिकांश केवल औपचारिकता के लिए वहां थे। रामू ने धीरे से कहा, दादी, आपने हमें सिखाया कि ममता और संघर्ष का कोई मोल नहीं। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। लेकिन यह संदेश केवल उसके लिए था। बेटों के लिए यह एक अधूरी कहानी बन गई, एक कहानी जिसे वे शायद तब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ हफ्तों बाद माधव और सोहन गांव आए। उन्हें देखा कि उनका मां अब नहीं रही। उनका पहला एहसास था, वो जो प्रेम और संघर्ष उनके जीवन का आधार था, वो अब केवल यादें रह गई हैं। माधव ने फुसफुसाया, हमने मां को समय नहीं दिया, हम उसके पास नहीं गए। उसने हमारे लिए सब कुछ किया और हम। सोहन ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पछतावे की आंसू झलक रहे थे, लेकिन शब्द कम पड़ गए। मां की ममता, उसकी मेहनत और उसका अकेलापन कुछ भी वापस नहीं आ सकता था। रामू ने उन्हें देखा। उसने सिर्फ एक बात कही, पार्वती दादी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ दे दिया। आप अब भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसे लौटाया नहीं जा सकता। गांव में लोग धीरे धीरे लौट गए। कुछ ने चुपचाप काम किया, कुछ ने औपचारिकता निभाई, लेकिन अधिकांश लोग वही थे जो सिर्फ देखने आए और चले गए। ये कहानी केवल पार्वती दादी की नहीं थी। ये कहानी उस समाज की थी जो बूढ़े माता पिता और उनकी ममता को नजरअंदाज कर देता है, जो रिश्तों की कीमत केवल पैसे और औपचारिकता से मापता है। रामू ने देखा कि टपका अब सिर्फ बारिश नहीं था। ये अकेलेपन, बेटे की गैर हाजिरी और समाज की उदासीनता का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने कामों में लौट गए। झोपड़ी का मलबा अब पानी में भीग रहा था, लेकिन रामू हर दिन वहां आता। वो छोटे छोटे काम करता, मलबे को हटाता, मिट्टी की दीवारों की देखभाल करता। ये उसकी श्रद्धांजलि थी उस माँ के लिए जिसने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया। दादी, आपकी ममता और संघर्ष हमेशा जीवित रहेंगे, रामू अक्सर कहता। और गांव में अब भी जब बारिश आती है, छत से गिरती बूंदें, टपके की आवाज हर बूढ़े माता पिता के अकेलेपन की पुकार बन जाती है। टपके का डर केवल बारिश का डर नहीं है, ये डर है रिश्तों के टूटने का, अकेलेपन का और समाज की उदासीनता का। सफलता और दौलत का कोई मूल्य नहीं अगर वे आपको अपनी जड़ों, अपने माता पिता और अपनी ममता से दूर कर दें। इस कहानी ने हमें ये सिखाया, माता पिता की ममता अमूल्य होती है। रिश्तों की कीमत केवल पैसे या औपचारिकता में नहीं मापी जा सकती। समाज की उदासीनता और पत्थर दिल रवैया हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता दिखाता है। पार्वती दादी के बिना झोपड़ी खड़ी है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं और रामू जैसे कुछ लोग ही उनकी याद और ममता को जीवित रख पाए हैं। हमारे जीवन में अगर रिश्तों और ममता की कद्र न हुई, तो एक दिन ये टपका हमें याद दिला देगा कि समय पर प्यार और ध्यान देना कितना जरूरी है। सफलता और दौलत का कोई मूल्य नहीं अगर वे आपको अपनी जड़ों, अपने माता पिता और अपनी ममता से दूर कर दें। माता पिता के प्रति समय और ध्यान देना सबसे बड़ा धर्म है।